नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। हफ्ते का पहला दिन और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। जैसे आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ कैबिनेट की जो बैठक हुई थी और एकाएक ये बैठक के पीछे का मकसद क्या था। तो शुरुआत इसी बड़ी खबर से फिक्र आपकी में। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, कैबिनेट की बैठक में 1.5 घंटे तक मंथन। ब्रेक करिए। कैबिनेट बैठक में एक बड़े बिल पर मोहर लगी है। कैबिनेट के फैसलों पर कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है। दूसरी बड़ी खबर, सरकार से लेकर बीजेपी तक बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चल रही है बैठक। धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर समेत 25 वरिष्ठ सांसद बैठक में मौजूद। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, कल प्रधानमंत्री मोदी संविधान की कॉपी लेकर नई संसद जाएंगे। पुरानी संसद से नई संसद तक पैदल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के पीछे सभी सांसद भी पैदल पुरानी संसद से नई संसद जाएंगे। चौथी बड़ी खबर, नए संसद भवन में ग्राउंड फ्लोर पर पीएम मोदी का दफ्तर। पीएम दफ्तर के आसपास 11 मंत्रियों का ऑफिस होगा। गृह मंत्री अमित शाह का दफ्तर कमरा नंबर 33 में होगा। पांचवी बड़ी खबर, कल पुराने संसद भवन में सांसदों का फोटो सेशन। सुबह 9:30 बजे सेंट्रल हॉल के सामने फोटो सेशन। सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल के में विशेष कार्यक्रम होगा। छठी बड़ी खबर, कल सभी सांसदों को विशेष किट दी जाएगी। किट में संविधान की कॉपी, स्मारक सिक्का और डाक टिकट होगा। नए संसद भवन में जाने से पहले सांसदों को नया बैज मिला है। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट से जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को बड़ी राहत। संसद सदस्यता अमान्य घोषित करने के आदेश पर रोक। जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना। आठवीं बड़ी खबर, मणिपुर में आर्मी जवान की हत्या का मामला। मणिपुर सरकार ने एक संसदीय जांच आयोग का गठन किया। एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। आईपीएस अधिकारी को आयोग का जिम्मा सौंपा गया। और नौवीं बड़ी खबर, ताइवान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता मापी गई है। जान माल के नुकसान की अब तक कोई जानकारी नहीं है। क्या इसमें कोई फाउल प्ले है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस सब के बीच में आइए अब आपको दिखाते हैं आज वो खबरें जो हमारे शो में कर्टन रेजर में हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं। पहली खबर, ऐतिहासिक बोलकर मोदी चुप रहे फिर मुस्कुराए। मोदी की हंसी से कैसे बड़ा गेम चेंजर बिल का सस्पेंस हम बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, जब अधीर रंजन बोल रहे थे तब सोनिया गांधी ने किस बात पर कहा कि यह सच है, इन्हें बोलने दो, जरूर देखिए। तीसरी खबर, पुरानी संसद में आखिरी हंगामा किस बात पर हुआ। स्पीकर ने आज क्यों कहा यह अपमान नहीं, गड़बड़ी है। चौथी खबर, नीतीश कुमार ने आज किसकी गर्दन पकड़ ली। लालू ने कुछ किया क्या जिससे नीतीश बेचैन है। और पांचवी खबर, एलएसी से एलओसी तक हिंदुस्तान प्रलय मचाएगा और निशाने पर हाफिज कैंप और चीनी सेना पर नजर कैसे रहेगी। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। बड़ी खबर देखिए, आज 18 सितंबर 2023 है। यह वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। हमारी संसद की पुरानी इमारत अब इतिहास बन रही है। संसद की पुरानी इमारत में आज आखिरी बार लोकसभा और राज्यसभा कार्रवाई हुई है। पुराने लोकसभा में प्रधानमंत्री ने आखिरी भाषण दिया। आखिरी बार पुराना संसद भवन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नोकझोंक का गवाह बना। आखिरी बार पुराने संसद भवन की दीवारों के भीतर हल्ला हंगामा हुआ। अब यह संसदीय सिलसिला कल यानी मंगलवार से नई संसद भवन में चलेगा। कल से संसद की कार्रवाई नई बिल्डिंग में होगी। नए संसद भवन में सबसे पहले प्रधानमंत्री फिर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे। लेकिन हम आपको आज की संसदीय कार्यवाही की वैसी तस्वीर दिखाएंगे जिस पर शायद आपकी नजर नहीं गई होगी। साथ ही आपको बताएंगे कि नए संसद भवन में मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है। यह वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन पहले आज की बात, प्रधानमंत्री मोदी विशेष सत्र के लिए आज जब संसद की पुरानी बिल्डिंग में पहुंचे तो बाहर उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उस सरप्राइज का एक इशारा दिया जिस पर सबकी नजर टिकी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश।
ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। ऐतिहासिक बोलकर प्रधानमंत्री मोदी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, फिर एक चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यह तस्वीर आज की सबसे सरप्राइजिंग तस्वीर है। प्रधानमंत्री की मुस्कुराहट और चुप्पी के बीच के पलों के बीच ही वो सरप्राइज छिपा है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। आखिर क्या है वो मास्टर स्ट्रोक जो मोदी सरकार चलने वाली है? सवाल यह है कि मोदी सरकार कौन सा ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है? क्या सरकार संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने वाली है? क्या सरकार महिला आरक्षण बिल पास कराने की तैयारी में है? यह सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर और बाहर इसके कई संकेत दिए। ऐसी खबरें हैं कि अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई कैबिनेट बैठक में भी इस बिल पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी संसद में दिए आखिरी भाषण में महिला सांसदों के योगदान पर लंबी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद अब तक करीब 600 महिला सांसदों ने दोनों सदनों की गरिमा को बढ़ाया है। अचानक विपक्षी दलों ने भी महिला आरक्षण लागू करने की वकालत शुरू कर दी है। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग में महिला आरक्षण विधेयक को पास करने की मांग की गई है। आज दोनों सदनों में कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पास कराने पर जोर दिया। एक मजबूत नींव, ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहे। ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। दोनों सदन में बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं। सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। Women reservation is a brainchild of Rajiv Gandhi and then it was followed by Sonia ji. So हमने ही तो पास किया है बिल 74th अमेंडमेंट करके। वुमेन रिजर्वेशन बिल पे मेरा ख्याल है सबसे पहले हमारी नेता या नेत्री ममता बनर्जी ने ही आवाज उठाई थी। कांग्रेस जानती है कि अगर मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लाई तो यह 2024 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता पहले ही इसका समर्थन करने में लगे हैं। कांग्रेस इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल बता रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर हम आपके लिए कुछ ऐसे तथ्य लेकर आए हैं जो पूरी कहानी साफ करते हैं। अब तक महिला आरक्षण बिल 6 बार संसद में पेश किया गया है। पहली बार 1998 देवगौड़ा सरकार ने विधेयक पेश किया। वाजपेयी सरकार 4 बार यह बिल लेकर आई। 2008 में यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। 2010 में बिल राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन लोकसभा में बिल अटक गया।
अगर सरकार संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाती है तो यह आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सहित तमाम बड़े दल समर्थन कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस बिल के लागू होने से क्या बदलेगा। अब यह जरा ध्यान से देखिए कि अगर यह बिल आता है तो फिर क्या चेंज होगा, क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू किया गया तो इससे संसद में महिला सांसदों का पूरा नंबर बदल जाएगा। इस वक्त लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या है 78। अगर महिला आरक्षण बिल पास होता है तो महिला सांसद जो है उनकी संख्या कम से कम 33% होगी, यानी महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 179 हो जाएगी। महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है, अब यह देखिए क्या है इसके पीछे की वजह। दरअसल महिला वोटर बीजेपी की ताकत रही। 2014 में बीजेपी को 29% महिलाओं ने वोट किया था, लेकिन यह जो आंकड़ा 2014 में आपने देखा, अब 2019 में आ जाइए, 2019 के चुनाव में बढ़कर 36% हो गया। यानी 2014 से 2019 तक आते आते इसमें करीब ये देखिए 7% का इजाफा हुआ है। यह चुनावी आंकड़ा बता रहा है कि महिलाएं बीजेपी का कोर वोटर बनकर उभरी हैं। ऐसे में महिला आरक्षण बिल का फायदा बीजेपी को होने की पूरी उम्मीद है। अगर सरकार ने महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया तो इसका पास होना तय है, क्योंकि कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके और लेफ्ट पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। पहले जेडीयू इसका विरोध करती रही है, लेकिन इस बार वो भी समर्थन में आ गई है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में रही है, लेकिन इस बार उसने कुछ शर्तों के साथ इसका समर्थन किया। लोकसभा में सोनिया गांधी आज अधीर रंजन की गाइड बनी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिएगा जरा आप इसको। ये खबर बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसे बताने से पहले हम आपके साथ कल के कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारी साझा करते हैं, जो हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने भेजी है। जरा ध्यान से देखिएगा। कल नए संसद भवन में शिफ्टिंग के बाद लोकसभा में स्पीकर पीएम मोदी और अधीर रंजन चौधरी का संबोधन होगा। मौजूदा तैयारी के मुताबिक पीएम मोदी पुराने संसद भवन से संविधान की कॉपी लेकर पैदल नए संसद भवन जाएंगे। सभी सांसद पीएम मोदी के पीछे पैदल चलकर नए संसद भवन में दाखिल होंगे। कल लोकसभा में अधीर क्या बोलेंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन आज वो पुरानी संसद में जो कुछ भी बोले, ऐसा लगा मानो सोनिया गांधी उन्हें गाइड कर रही हैं। अब ये क्यों लगा, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकतंत्र की चर्चा हो तो हमारे लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी जब ये बातें बोल रहे थे, तभी सोनिया गांधी उनके बगल वाली सीट पर आकर बैठती हैं। अधीर इसके बाद नेहरू जी का बखान करते हुए जब संसद पर हमले का जिक्र करने लगे, तो सोनिया गांधी ने पहली बार उनके लिए मेज थपथपाई। सर, ये सदन में हमला हुई थी 2001 साल में, आतंकवादी ने हमला किया था। हमारे वॉच एंड वार्ड और सारे लोग ये आतंकवादी हमला को रोके थे। आज हम सब के लिए हमारी तरफ से श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं। ये सदन अधीर रंजन ने इस दौरान इसरो के बहाने इंडिया बनाम भारत की सियासी जंग का मुद्दा उठाया, सरकार पर कटाक्ष किया। उस वक्त सोनिया ने सिर हिलाते हुए अपना समर्थन दिया। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में, नेहरू जी के दर्शन से ये इसरो बने, आज नहीं 1964 में। और हमारे देश में 1975 में आर्यभट्ट हम लोग सैटेलाइट आसमान में भेजा था। लेकिन आज इसरो को हम क्या कहेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे, और क्या कहेंगे पता नहीं, कहां से लाए गए भारत और इंडिया, तरह तरह की बातें। अधीर रंजन इसके बाद कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें टोकने की कोशिश हुई तो सोनिया ने कई बार जारी रखिए कहकर उनका उत्साह बढ़ाया। सर मैं दोबारा ये सरकार को ये जरूर ये कहना चाहते हैं सर, नहीं ये तर्क नहीं, इसरो की बात कहते हैं। इसके बाद अधीर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण की बात बताने लगे, तो सोनिया ने उन्हें जोर देकर राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई संचार क्रांति भी याद दिलाने को कहा। 1974 में एटॉमिक जब एक्सप्लोजन हुई थी ना, हमारे प्रधानमंत्री उस समय रही थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। ये भी आपको याद दिलाते हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हुई थी हमारे देश में क्रांति के स्वरूप से, एक क्रांति के रूप से, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। आज तो सोनिया गांधी इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने अधीर को महिला आरक्षण बिल का मुद्दा उठाने के लिए भी अपनी सीट से निर्देश दिया। I am being tempted to refer the name of my leader, Madam Sonia Gandhi ji. Sir, Madam Sonia Gandhi ji, who took the initiative to pass the landmark legislation, Right to Information Act. History will remember. महिला आरक्षण पर कांग्रेस ने क्या मांग उठाई, ये हम आपको शो की शुरुआत में बता चुके हैं, लेकिन इसके बाद अधीर रंजन ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। बीजेपी की तरफ से फिर से टोकने की कोशिश हुई तो सोनिया ने यहाँ मोर्चा संभाला। आज देखिए एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ कर सकते हैं। सर, देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप। ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। दिस हैज लेड टू द साइडलाइनिंग ऑफ द ऑपोजिशंस रोल इन पार्लियामेंट, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपोजिशन लेड गवर्नमेंट्स थ्रू टैक्टिक्स लाइक द परचेज ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द सिलेक्टिव यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज सच एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर। अंत में अधीर रंजन ने अपना संबोधन आनंद फिल्म के एक प्रसिद्ध डायलॉग से किया तो सोनिया ने वेरी गुड कहकर उनकी प्रशंसा की। जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। ये बात कहते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूं। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये बात क्या सरकार पर भी ये कहना चाह रहे थे? सोचने वाली बात है। आज जैसे ही विशेष सत्र शुरू हुआ, लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बैठे थे और विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे। सबको लग रहा था कि पुराने संसद भवन में यह आखिरी दिन है तो सब कुछ शांति से हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें, पूरी लोकसभा में अंतिम हंगामा किस बात पर हुआ, वो क्या चूक हुई कि स्पीकर को कहना पड़ा कि मैं जांच कराऊंगा। यह रिपोर्ट देखिए अब। विशेष सत्र के पहले दिन कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई थी। स्पीकर अपने आसन पर ठीक से बैठे भी नहीं थे कि विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। किसी तरह के अपमान का आरोप लगाने लगे। पहले तो समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है, लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक प्लीज प्लीज। विपक्ष का आरोप था कि राष्ट्रगान 2 बार बजाया गया। स्पीकर उन्हें लगातार शांत रहने के लिए कहते रहे, लेकिन विपक्ष ने इसके बाद माइक कंट्रोल करने का आरोप लगा दिया। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज 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 चुप, कंट्रोल मेरे पास है। प्लीज सिट डाउन, प्लीज। एक मिनट। यह हंगामा पूरे 5 मिनट तक यूं ही चलता रहा। स्पीकर को यह कहना पड़ा कि जो कुछ भी हुआ है वो तकनीकी चूक है, उसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। उसने आज फिर विपक्ष का माइक बंद करने का आरोप लगाया। नाउ जो टेक्निकल चूक हुई है उसको मैंने बता दिया ना, ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक चूक है भाई। प्लीज माननीय सदस्य, मैंने सारी बात। अधीर रंजन चौधरी अपमान की बात कहते हुए साफ साफ नजर आए तो ओम बिरला ने कहा कि किसी का कोई अपमान नहीं हुआ। प्लीज प्लीज, कोई अपमान नहीं है, टेक्निकल चूक है। ओके। इसके बाद भी मामला गरमाया रहा और गौरव गोगोई लगातार ये कहते रहे कि इससे देश में गलत संदेश गया है और स्पीकर लगातार भरोसा दिलाते रहे कि वो जांच कराएंगे। प्लीज 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 प्लीज, आप सदन के नेता ऐसे मत करिए, मैंने इतनी व्यवस्था दे दी। प्लीज प्लीज। ये पूरा वाकया प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से ठीक पहले का था। वो सदन में ही मौजूद थे और इसके बाद उन्होंने संसद को संबोधित किया। पुराने संसद भवन में आखिरी हंगामा देखने के बाद कल जो नई तस्वीर देखने वाली है वो हम आपको आज ही दिखा रहे हैं।
आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं, ये सांसदों को कल मिलने वाली एक विशेष किट है। कल यही किट सभी सांसदों को दी जाएगी। किट में संविधान की कॉपी है, नए संसद को लेकर स्मारक सिक्का और डाक टिकट होगा। इसके अलावा नए संसद भवन में जाने से पहले सांसदों को नए बैज भी जारी किए जाएंगे। आज ही कुछ सांसद गले में नए बैज के साथ नजर आए। इस सब के बीच आज विशेष सत्र के दौरान संसद के दोनों सत्रों में कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर किस तरह के हमले किए गए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा संभाला। खड़गे का अंदाज आज काफी शायराना और हंसी मजाक वाला रहा। कैसे खड़गे और अधीर ने मोदी सरकार पर तंज कसे, आपको देखना चाहिए। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया। अरे 70 साल में तो यही किया हमने। इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने। इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है, इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते छोटा करने के लिए हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अब वो खबर जो जुड़ी है इंडिया अलायंस से। आप लगातार उनकी मीटिंग और बयानों को सुन रहे होंगे, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इन सबसे अलग है। इस खबर के केंद्र में इसी गठबंधन के दो कद्दावर चेहरे हैं, दोनों एक ही सूबे से आते हैं। हम बात कर रहे हैं लालू यादव की और नीतीश कुमार की। सवाल है कि लालू यादव ने कुछ किया क्या जिससे नीतीश बेचैन हो गए। पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे ये अटकलें लगने लगी हैं कि बिहार के सीएम खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। हम नीतीश कुमार के पुराने रिकॉर्ड भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको आज का एक इंटरेस्टिंग विजुअल दिखाते हैं। शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले। क्या इन बयानों ने नीतीश को परेशान कर दिया है? अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। ये वो बयान हैं जो नीतीश की मौजूदगी में लालू यादव ने दिए। सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लौटने के बाद लालू यादव पुराने फॉर्म में हैं। उनके तेवर पटना में इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग से लेकर अब तक बार बार दिख रहे हैं। खास बात है कि हर बार वो राहुल गांधी की तारीफ और उनको चेहरा बताने की वकालत कर रहे हैं। शादी करिए और हम लोग बराती चले, और शादी करिए। मम्मी आपकी बोलते थे कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, मुंबई में भी जब इंडिया अलायंस की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां भी लालू यादव का यही सियासी अंदाज दिखा। नीतीश के सामने ही उन्होंने राहुल गांधी को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया था। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे। यही नहीं, कुछ दिन पहले दिल्ली में मीसा भारती के घर मटन बनाने का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें लालू यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री दिखी। ये मटन है गोट का, बिहार से मंगा है। हाँ, डालो। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच। इन्हीं तस्वीरों और बयानों के पीछे पूरी सियासी कहानी छिपी है।
मीडिया में ऐसी अटकलें हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष में चेहरे के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते थे। वो खुद इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे, लेकिन लालू यादव के राहुल प्रेम की वजह से उनका गेम पलटता दिख रहा है, जबकि जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता चुकी है। सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। ये सब कयासबाजी चल ही रही थी कि G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में नीतीश कुमार पहुंचे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो तस्वीर सामने आई तो चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि नीतीश कुछ कह नहीं रहे, लेकिन कुछ न कुछ संकेत जरूर दे रहे हैं। इन अटकलों को तब और हवा मिली जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के झंझारपुर गए थे। वहां उन्होंने अपनी रैली में नीतीश कुमार को सीधे टारगेट नहीं किया, जबकि लालू यादव पर जमकर बरसे। उनके गठबंधन की तुलना तेल और पानी के मिलन से की, जिस पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सफाई दी कि वो आरजेडी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है। नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते, और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है। तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मान कर चलना। बिहार के बारे में अंड बंड बोलता है, हम लोग आजकल साथ हैं तो कुछ बोलता है, कोई मतलब है? यहां आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पाला बदलने का इतिहास पुराना है। जल्दी से देख लेते हैं वो कब कब किसके किसके साथ रहे हैं। 2005 से 2013 तक नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से बिहार के सीएम रहे। 2013 में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद वो बीजेपी से अलग हो गए। 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन 2 साल बाद 2017 में फिर एनडीए में लौट आए और 2022 में वो दोबारा महागठबंधन में शामिल हो गए। पटना में नीतीश कुमार का हैरान कर देने वाला अंदाज नजर आया है। उन्होंने मीडिया के सामने अचानक अपने एक मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ ली। अब आपके मन में सवाल होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल उनसे जब सवाल पूछा गया तो एक पत्रकार के माथे पर टीका लगा देखकर वो पीछे मुड़े। फिर अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ी और सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिर दोनों के सिर से सिर टकराया। अशोक चौधरी भी टीका लगाकर आए थे। ये वीडियो देखकर आपको भी अपना बचपन याद आ गया। बिहार की राजनीति में लालू यादव और नीतीश कुमार वो चेहरे हैं जो दिल्ली तक अपना दबदबा रखते हैं। लालू जहां खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, वहीं नीतीश बेहद नपा तुला और सदा बयान देते हैं। फिर मौजूदा राजनीति में नीतीश कुमार की छवि ऐसी है कि वो कब किस बात पर नाराज हो जाएं और कब किसी का साथ छोड़ दें, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जब जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, जब नीतीश के मनमाफिक काम नहीं होता है, तब तब उनके पलटी मारने की अटकलें गर्म हो जाती हैं। राजनीति के बाद अब बात सामरिक नीति की। भारत ने पाकिस्तान और चीन पर प्रलय का प्रबंध कर दिया है। आज भारत की प्रलय शक्ति देखने के बाद चीन पाकिस्तान के खेमे में खलबली बरसने वाली है। एलएसी से एलओसी तक दुश्मन की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना को सतह से सतह मार करने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल ताकत मिलने जा रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की एक रेजिमेंट खरीद के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। प्रलय मिसाइल भारतीय सेना की रॉकेट फोर्स का हिस्सा होगी। इस फैसले का मतलब क्या है, सेना के लिए प्रलय मिसाइल से लैस रॉकेट फोर्स कैसे गेम चेंजर साबित होगी, इस रिपोर्ट में। प्रलय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ भारत की रॉकेट फोर्स का हिस्सा बनने वाली है। प्रलय के प्रहार के निशाने पर चीन और पाकिस्तान होंगे, क्योंकि मिसाइल को एलएसी और एलओसी दोनों जगहों पर तैनात किया जाएगा। इस मिसाइल की खासियत क्या है, पहले वो जान लीजिए।
प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल, 700 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम। इंटरसेप्टर मिसाइलों को नाकाम करने की क्षमता से लैस है। हवा में निश्चित दूरी के बाद रास्ता बदल सकती है। प्रलय मिसाइल अत्याधुनिक नेविगेशन तकनीक से लैस है। टर्मिनल फेज में 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक रफ्तार में सक्षम, यानी हवा से टारगेट पर गिरते वक्त गति बढ़कर और घातक हो जाती है। प्रलय की यही खासियत चीन और पाकिस्तान के लिए खौफ बनी हुई है, क्योंकि प्रलय मिसाइल की जद में चीन और पाकिस्तान आ जाएंगे। पीओके में आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं होगी। प्रलय मिसाइल एलओसी पर दुश्मन की सरहद के अंदर घुसकर ठिकानों को तबाह कर सकती है। एलओसी के आसपास चीनी सीमा में बनाए जा रहे सैन्य निर्माण और बेस पर भी प्रलय से वार करना संभव होगा। प्रलय एलओसी और एलएसी पर पाकिस्तान चीन की तरफ से पहले से तैनात की गई बैलिस्टिक मिसाइलों का जवाब देगी। प्रलय मिसाइल की तुलना चीन की डोंगफेंग 12 और रूसी स्कैंडर से की जा रही है। जितनी भी आर्टिलरी यूनिट्स हैं, इनकी महत्ता यूक्रेन युद्ध के बाद अब और बढ़ती जा रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद यह एहसास पूरी दुनिया का हो गया है कि आर्टिलरी सबसे मजबूत हिस्सा होना चाहिए किसी भी ताकत का, किसी भी सेना का, किसी भी देश का। आखिर क्यों भारत की प्रलय मिसाइल की तुलना चीन की DF-12 और रूस की स्कैंदर मिसाइल से की जा रही है? यहां आपको बता दें कि रूसी सेना स्कैंदर मिसाइल से ही यूक्रेन के कई इलाकों में कहर भर पा रही है। DF-12 स्कैंडर और प्रलय में क्या समानता है, अब ये देखिए। चीन की डोंगफेंग 12 या DF-12, रूस की स्कैंडर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की प्रलय भी इसी कैटेगरी की मिसाइल है। DF-12 420 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। स्कैंडर 500 किलोमीटर, 50 से 500 किलोमीटर स्कैंडर हमला करती है और प्रलय भी 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। DF-12 टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। स्कैंडर 700 किलो तक परमाणु, गैर परमाणु वॉरहेड ले जाने की ताकत रखती है, जबकि भारत की प्रलय 700 किलो तक पारंपरिक हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। DF-12 बीच हवा में टारगेट बदलने की ताकत रखती है। स्कैंडर को पूरी उड़ान के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि प्रलय मिसाइल हवा में एक निश्चित दूरी के बाद अपना रास्ता बदल सकती है और इसी वजह से इसको एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रह सकता है। DF-12, स्कैंडर और प्रलय तीनों ही मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। यानी कि यह सोचने वाली बात है कि हम किस रेंज में आगे जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रलय की ताकत जानने के बाद पाकिस्तान और चीन तनाव में आ चुके हैं। तो प्रलय मिसाइल के बाद भारतीय सेना की ताकत कैसे बढ़ जाएगी, यह आपने देख लिया। यहां आपको यह भी बता दें कि इस मिसाइल सिस्टम का विकास 2015 के आसपास शुरू हुआ था। इसे दिवंगत जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रमुखता से संचालित किया था। एक्सक्यूज मी। इसके बाद 22 और 23 दिसंबर 2021 को प्रलय मिसाइल का लगातार 2 दिन सफल टेस्ट किया गया। प्रलय मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। यह मिसाइल सामरिक उद्देश्यों और सैन्य जरूरतों के मुताबिक तैयार की गई है और यह एक ऐसी मिसाइल है जिसका बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। कहां पर? एक्सपोर्ट करने में, दुनिया को देने में भी। तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारी डिफेंस की, मेक इन इंडिया की ताकत बन सकती है। अब बात उस तिकड़ी की, खासतौर से जिसके सेंटर में विस्तारवादी चीन है, जिसके एक तरफ उत्तर कोरिया है और दूसरी तरफ रूस है और पिछले 100 घंटों में तीनों में एक साथ कई वॉर फ्रंट पर सुपर एक्टिव मीटिंग्स हुई हैं। इसमें सबसे लेटेस्ट ताइवान है। पिछले 24 घंटे में चीन की सेना ताइवान को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक हुई है। चीन ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है। पहली बार 103 फाइटर जेट ने एक साथ ताइवानी एयर स्पेस में घुसपैठ की है। 24 घंटे में 9 युद्धपोत भी ताइवान की सीमा में इंटरसेप्ट किए गए हैं और यह सब उस वक्त हुआ है जब चीन के विदेश मंत्री से अमेरिका के NSA जैक सुलिवन की मुलाकात हो रही थी। खबर यह है कि अमेरिका के सामने विदेश मंत्री वांग यी ने सख्ती से ताइवान का मुद्दा भी उठाया। यह वाकई बहुत बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ताइवान पर हमले का समय आ चुका है? क्या चीन ने घुसपैठ की पूरी तैयारी कर ली है? क्या चीन को रूस, उत्तर कोरिया का समर्थन मिला है? और क्या यूक्रेन की तरह जंगी मैदान में ताइवान मुकाबला करेगा? वैसे हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ताइवान की तरफ से भी करारा जवाब आया।
जिनपिंग को 2-2 कह दिया गया है कि चीनियों ने अगर फिर से ताइवान की सीमा में घुसने की हिमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसे बीजिंग याद करेगा। फाइटर जेट J-10, फाइटर जेट Su-30, फाइटर जेट J-16, फाइटर जेट J-11, आर्मी कार्गो प्लेन शियान Y-20, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेन KJ-500, चीन का ये घातक हवाई हमलावर दस्ता जब एक साथ ताइवान की सरहद पर पहुंच गया, अचानक ताइपे में खलबली मच गई, क्योंकि इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में थी। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने खुद इसकी पुष्टि की है और खुलासा किया है कि चीन अपनी सैन्य गतिविधि को ताइवान और आसपास के क्षेत्र में लगातार बढ़ा रहा है। 24 घंटे में ही चीन के 103 फाइटर जेट्स की घुसपैठ हुई है। रविवार और सोमवार के बीच 40 विमान ताइवान में घुसे हैं। शनिवार और रविवार के बीच 63 विमानों की ताइवानी एयर स्पेस में एंट्री हुई। ये कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन चीनी फौज के विमान और ड्रोन ताइवान के बॉर्डर में घुसपैठ करते रहे हैं, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, ताइवानी फौज की तैनाती पता करने के लिए। मगर इस बार चीन ने जानबूझकर इतना बड़ा हवाई बेड़ा ताइवानी सीमा के नजदीक भेजा है। ताइवान का दावा है कि ये हाल के दिनों में 24 घंटे के भीतर भेजे गए सबसे ज्यादा वॉरप्लेन हैं, जिसमें 12 J-10, 10 Su-30, 10 J-16, 4 J-11 थे। इसमें खासतौर से कई विध्वंसक फाइटर जेट के साथ सैन्य कार्गो प्लेन और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी थे। ताइवान के मुताबिक 2 शियान Y-20 और 2 KJ-500 भी थे। ऐसा लग रहा है कि चीन ने पूरी प्लानिंग के साथ कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसका मकसद है ताइवानी फौज और सरकार को टारगेट करना, उन्हें कमजोर होने का एहसास कराना, खुद को ताकतवर बताकर विस्तार करना। हम ये क्यों कह रहे हैं, समझिए ताइवानी मीडिया के मुताबिक। सितंबर महीने में ही अब तक 310 चीनी विमानों ने घुसपैठ की है। पिछले 24 घंटे में 9 चीनी युद्धपोत भी ताइवान के क्षेत्र में दाखिल हुए। सितंबर के 17 दिनों में ही 124 बार चीनी युद्धपोत घुसपैठ कर चुके हैं। शायद चीन ये समझ रहा है कि बिना अमेरिका के ताइवान कुछ भी नहीं। ड्रैगन को ये भी बखूबी पता है कि वो इस तरह के हथकंडे अपनाकर ताइवान को झल्ला सकता है, अमेरिका को उकसा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की तरफ से घुसपैठ उस समय की गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, और 2 दिन की मुलाकात में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ताइवान को लेकर अमेरिका को टारगेट किया है। ताइवान के खिलाफ चीन की एक और बड़ी साजिश सामने आई है। चीन ताइवान तक हाई स्पीड रेल लिंक बनाना चाहता है। हालांकि ताइवान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ताइवानी रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चीन के खिलाफ ताइवान भी बड़ी तैयारी कर रहा है। ताइवान स्वदेशी पनडुब्बी बना चुका है। 28 सितंबर से स्वदेशी पनडुब्बी का परीक्षण शुरू होगा। 2024 तक स्वदेशी पनडुब्बी को कमीशन किया जाएगा। पनडुब्बी MK-48 टॉर्पीडो से लैस होगी। ताइवान के पास अभी सिर्फ 2 पनडुब्बी हैं, इसीलिए ताइवान 7 और पनडुब्बी का निर्माण करेगा। ताइवान की जो तैयारियां हैं वो आपके सामने हैं। चीन ताइवान तनाव के बाद अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। पिछले करीब 120 घंटे से ज़ेलेंस्की की सेना रूस के कब्जे वाले क्रीमिया को टहला रही है। क्रीमिया पर पिछले 5 दिनों से जारी कीव के हमले में रूस को 15,000 करोड़ के नुकसान का दावा है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने पुतिन आर्मी के खिलाफ जीत का बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक यूक्रेनी सेना क्लिश्चीविका को रूसी कब्जे से
आजाद करा चुकी है। बाखमुक के पास क्लिश्चीविका अब कीव के कब्जे में आ गया है। यूक्रेनी सेना ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। एक छोटा सा गांव है ये बेसिकली बाखमुक के पास, जिस पर इन्होंने कब्जे का दावा किया है। इस बीच मरियोपोल से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। पूरा इलाका खंडर में तब्दील दिखाई दे रहा है। ऐतिहासिक इमारतें बुरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। दर्जनों सरकारी इमारतें भी धराशायी हो चुकी हैं। मरियोपोल पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। इस सब के बीच रूसी सेना ने डोनेट्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड को तगड़ा झटका दिया है। क्या है यह झटका, इस रिपोर्ट में देखें। क्रीमिया पर यूक्रेन के नॉनस्टॉप हमलों के बीच रूसी सेना ने कीव को करारी चोट दी है। पुतिन की आर्मी ओडेसा से लेकर डोनेट्स्क तक ज़ेलेंस्की सेना के खिलाफ मिसाइल और बम बरसा रही है। रेड आर्मी ने यूक्रेन के कब्जे वाले ओडेसा फोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। रूस ने फोर्ट पर 10 क्रूज मिसाइलें दागी। क्रूज मिसाइलों के साथ शाही ड्रोन से भी ओडेसा को निशाना बनाया गया। यहाँ पुतिन की सेना ने यूक्रेन के अनाज गोदाम को टारगेट किया। मौजूदा वक्त में रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हमले तेज हो गए हैं। कीव ने जैसे क्रीमिया को वापस लेने की कसम ठान ली है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के शहरों को बारूदी विध्वंस से दहला रहा है। रूस ने डोनेट्स्क में यूक्रेन के खिलाफ बड़ा हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेन के 170 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। सैनिकों की मौत के साथ इस हमले में यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन तबाह हो गया। यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के बेस को भी तबाह किया गया। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने इस हमले को अंजाम दिया। रूस का यूक्रेन के 170 सैनिकों को मारने का दावा है, तो यूक्रेन ने क्लिश्चीविका को रूस के कब्जे से लेने का बड़ा दावा किया है। क्लिश्चीविका का इलाका बाखमुत के पास है, जहां एंड्रीवका के जंगल वाले इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। आखिर में यूक्रेनी सेना ने वीडियो जारी कर इलाके पर कब्जे का दावा किया है। इस बीच ज़ेलेंस्की का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पुतिन को चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। किम जोंग उन ने रूस दौरे से लौटने के बाद ये बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। रूस की न्यूज एजेंसी ये दावा कर रही है कि यूक्रेन से युद्ध में रूस को उत्तर कोरिया से बहुत बड़ी मदद मिलने जा रही है। कहा जा रहा है कि रूस को उत्तर कोरिया 1 करोड़ गोले देगा, शेल्स। ये शेल्स 122 और 155 mm कैलिबर के होंगे। दावा सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि रूस के मीडिया में यह भी खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया से रूस को KN-25 मिसाइल सिस्टम भी मिल सकता है। KN-25 को अमेरिका से मिले हाइमार्स का जवाब माना जा रहा है। KN-25 सिस्टम की रेंज हाइमार्स के बराबर यानी 400 किलोमीटर है। यही नहीं, उत्तर कोरिया से रूस को KN-09 डिफेंस सिस्टम भी मिल सकता है। लेकिन अब वो खबर हैरान करने वाली खबर है। $80 मिलियन की खबर है। अमेरिका में खलबली मच गई है। उसके सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को लेकर चौंकाने वाली खबर है। साउथ कैरोलिना में नियमित उड़ान के बीच ही F-35 लड़ाकू विमान गायब हो गया। चलो गॉडचे इधर। हालांकि इस दौरान पायलट ने जेट को ऑटो मोड पर डाला और उसके बाद खुद को इजेक्ट कर लिया, यानी बाहर आ गया। यह फाइटर जेट यूएस मरीन्स कॉर्प का है। इसकी तलाश जारी। अमेरिका का यह F-35 चार्ल्सटन के पास लापता हुआ है, जो समुद्री इलाका है। ऐसे में जानकार बताते हैं कि अगर वो समंदर में गिरा तो खोजना असंभव है। कई बार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से भी इसे तलाश करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अमेरिकी एजेंसियों ने विमान खोजने में लोगों से मदद की अपील की है। जॉइंट बेस चार्ल्सटन ने ट्वीट किया है कि हम अपने F-35 का पता लगाने में जुटे हुए हैं। पायलट सुरक्षित है। अगर किसी को भी कुछ भी पता लगे तो हमारी टीम को बताएं या बेस के नंबर पर फोन करके हमें जानकारी दे सकते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन, उसका दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर प्लेन, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन गायब हो गया है और वो लोगों से बोल रहे हैं कि हमें बताइए कहां खो गया है। शुक्र है गुमशुदा तलाश केंद्र नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन F-35 के लापता होने के बाद इस ट्वीट की वजह से अमेरिका में सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस वुमेन नैन्सी मेस ने ट्विटर पर लिखा है कि हम F-35 कैसे खो सकते हैं? क्या उसमें कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं था और हम लोगों से फाइटर जेट का पता लगाने के लिए कह रहे हैं? आपको बता दें कि जो फाइटर प्लेन लापता हुआ है उसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है और ऐसे एक विमान की कीमत करीब 650 करोड़ रुपए, $80 मिलियन है। अमेरिकी डिफेंस के सबसे खतरनाक फाइटर जेट के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। आइए देखिए जरा। लैंडिंग के दौरान F-35 लड़ाकू विमान क्रैश हो रहे हैं।
बीते हफ्ते उत्तरी टेक्सास में भी F-35 विमान क्रैश हुआ था। इजराइल ने F-35 विमानों में खराबी की शिकायत मिली। इजराइल ने फिलहाल F-35 बैन कर दिया है। दुनिया में कई देशों के पास F-35 सीरीज के फाइटर जेट हैं। कनाडा, जर्मनी और फिनलैंड इसकी खरीद के इंतजार में। वैसे ऐसा ही एक केस भारतीय वायुसेना के साथ भी हुआ था। अब एयर कॉमोडोर विनोद ऑगस्टीन ने हमें बताया, असम के तेजपुर में MiG-21 विमान जो था वो लापता हो गया और 10 साल बाद वो मिला एक दलदल में। जब ईंधन रहने तक वो विमान उड़ता रहा क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड में था। हालांकि पायलट की उसमें मौत हो चुकी थी। आज के नए मॉडर्न जेट में ऐसी सुविधा है कि अगर पायलट को इजेक्ट करना पड़े तो वो ऑटो पायलट मोड में तब तक उड़ता रहता है जब तक उसका ईंधन खत्म हो जाए। लेकिन अब फिक्र कुदरत के कहर की, जिसने मध्य प्रदेश के उज्जैन से मिडिल ईस्ट के देश ओमान और यूरोप में स्पेन तक तबाही मचा दी। खबर दिखाने से पहले आपको बता दें कि एल नीनो इफेक्ट जो है उसकी वजह से पूरी दुनिया में आफत मची है और टर्न बाय टर्न आफत आ रही है। आसमानी आफत भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में बरप रही है। लेकिन पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं। एमपी से लेकर गुजरात तक लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मचा है। एमपी के इंदौर, उज्जैन और बैतूल समेत कई जिलों में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। घर, मंदिर और दुकान सब जलमग्न नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से एमपी की शिप्रा नदी उफान पर है और गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है। दाहोद, भरूच समेत कई जिलों में कुदरत कहर बरपा रही है। कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। लेकिन विचलित करने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं। आप देख ही रहे हैं, बड़े पुल पे हम लोग खड़े हैं। बड़े पुल पे पानी आ गया है। सभी तरफ प्रशासन, पुलिस और नगर निगम कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के मार्गदर्शन में सचेत है और सभी लोगों को ये अच्छी तरह बता दिया है कि पानी वाले स्थान पर न जाए। वहाँ लोगों को जाने से रोकने के लिए बैरिकेड भी लगा दिए हैं। लेकिन अब देखते हैं राज्यों की वो 9 बड़ी खबरें जो दिन भर आपने कहीं नहीं देखी। अनंतनाग में छठे दिन भी आतंकियों और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर जारी है। एक आतंकवादी की जली हुई लाश मिली है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। पंजाब के मोगा में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर मारी गई गोली। हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने खुदकुशी की। सल्फास खाकर दी जान। यूपी के मऊ की रहने वाली थी, नीट की तैयारी कर रही थी। मिर्जापुर लूटकांड का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। गार्ड को देखते ही लुटेरों ने मारी गोली। 4 लुटेरों ने कैश वैन से 35 लाख रुपए लूटे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सड़क पर हादसा होता है। सीसीटीवी वीडियो में हवा में उड़ती दिखती है कार। घायल हुए सभी कार सवार। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से एक बार फिर आई डराने वाली तस्वीरें। चंद सेकंड में भरभरा कर गिरा मकान। मकान छोड़कर लोग पहले ही सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से 20 जिलों में कोहराम। उज्जैन, रतलाम और सिरोही के कई इलाकों में घुसा पानी। कई मंदिर पानी में डूबे। गुजरात में भी कई जिलों में भारी बारिश का हाल बेहाल। राहत और बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। अगले 48 घंटे तक और भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के नासिक धुले हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। कार कंटेनर की टक्कर में 4 लोगों की मौत। धुले के चंद्रवड़ के पास हुआ हादसा।